आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे इससे पहले आपने अपने दादा दादी से ज़रूर सुनी होगी। इस कहानी का नाम है अपना असली चेहरा दिखाऊं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक खूंखार चीता रहता था। चीता कहीं से रूप बदलने की विद्या सीख लिया था। चीता को ब्राह्मण कन्या से विवाह करने का शौक था। हालांकि उसे मांस खाना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी उसे ब्राह्मण घर के भोजन की गंध आती थी। उसका स्वाद भी उसे बहुत अच्छा लगता था। तो उसने सोचा था कि वह एक ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा। तो एक दिन चीता क्या करता है कि अपना रूप बदल के एक ब्राह्मण नवयुवक बन जाता है और जंगल से निकलकर ब्राह्मण का घर चले जाता है। तो ब्राह्मण का परिवार उस चीते का, जो कि अभी नवयुवक बना हुआ है ब्राह्मण, तो उसका स्वागत करता है, उसे भोजन कराता है। भोजन में भात, रस्सेदार साग, आम का अचार और दही भी देता है खाने के लिए। चीता बहुत स्वाद लेकर के भोजन खाता है भरपेट। लेकिन चीता के मन में तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करने का इच्छा था। तो उसने ज़्यादा देर किए बिना ही उस परिवार से कहा कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। तो परिवारजनों ने भी चीते से थोड़ा परीक्षा लिया, सवाल जवाब किया, वेद, रामायण, ये सब की बातें पूछी। चीते ने सब कुछ सही सही बता दिया। ब्राह्मण परिवार विवाह कराने के लिए राजी हो गया। फिर चीता ने कहा तो मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो उन्होंने बिना देर किए ही विवाह का तारीख जल्दी ही तय की और दोनों का विवाह करा दिया। कुछ दिन तक चीता अपने ससुराल में ही रहा। जब चीता का मन भर गया तब उसने अपने घर लौट जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर चीते के ससुर ने भी कहा कि मैंने तो अपनी कन्या का विवाह करा दिया आपसे, अब तो उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा, अब तो आप ही उसके स्वामी हैं, आप जहाँ चाहें उसे ले जा सकते हैं। कहकर उसने आज्ञा दी ले जाने के लिए। फिर चीता की सास ने रास्ते के लिए कुछ सामान बांध दिए खाने के लिए, और साथ ही सारे सामान में नीम के पत्ते डाल दिए ताकि रास्ते में अगर कोई राक्षस मिले तो उसे गंध ना आए। और अपनी कन्या के बालों में नीम के पत्ते लगा दिए ताकि रास्ते में किसी जानवर को इंसान की गंध ना लगे। फिर दोनों पति पत्नी चल पड़े। रास्ते में ब्राह्मण कन्या धीरे धीरे चल रही थी। तो चीता बार बार बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी चलती हो या मैं अपना असली चेहरा दिखाऊं। ब्राह्मण कन्या बिना कुछ सवाल जवाब किए जल्दी जल्दी चलने लगती है। कहीं भी पेड़ की छांव के नीचे या कहीं भी विश्राम करना चाहती है तो बार बार चीता बस यही कहता है कि तुम चलती हो या मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊं। ऐसा कुल मिलाकर चीते ने 2-3 बार कहा। अंत में परेशान होकर ब्राह्मण कन्या ने कहा कि अभी तो मैं इसे पूछ ही लेती हूँ कि ये अपना असली चेहरा दिखाएगा क्या। तो उसने इस बार बोल दिया कि ठीक है, दिखाओ तुम अपना असली चेहरा। उसके बोलने की ही देरी थी कि चीता अपने असली रूप में आने लगा। 4 पैर, पीले पीले शरीर, उस पे काली काली धारियाँ, नुकीले नुकीले दांत, नाखून। उसका असली रूप देखकर ब्राह्मण कन्या डर गई। उसने कहा यह आदमी नहीं, चीता है। तो फिर चीते ने कहा तुम्हारा पति चीता है, यह हमेशा याद रखना। हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, तुम जो कहोगी ला दूंगा, चावल, सब्जियां, मसाले और अपने लिए थोड़ा मांस। वक्त पर खाना बना देना और घर को साफ सुथरा रखना। और हाँ, कभी सपने में भी मेरा कहा मत टालना। जंगल के बीच वे एक गुफा में पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद पत्नी ने एक चीते शावक को जन्म दिया, पर उसके दिल को चैन नहीं था। जीवन भर अधम चीते के साथ रहने को वह तैयार नहीं थी, ना ही उसे पति का मांस और अतड़ियाँ लाना पसंद था। एक दिन वह घर में अकेली बैठी रो रही थी कि उसी वक्त एक कौवा आया और जमीन पर बिखरे चावल चुगने लगा। उसे रोते देखकर कौवे ने पूछा वह रो क्यों रही है। ब्राह्मण की बेटी ने उसे सारी बात बताई और आग्रह किया कि वह उसका एक पत्र पहुंचा दे। कौवे ने कहा जरूर, तुम्हारे लिए जो कर सकूंगा करूंगा। ब्राह्मण कन्या ताड़ का पत्ता लाई और उस पर लोहे की कील से घर वालों को पत्र लिखने लगी। पत्र में उसने सब कुछ लिख दिया, अपना हाल समाचार, भाइयों से उसका उद्धार करने की विनती भी की। फिर ताड़ के पत्ते को उसने कौवे के गले में बांध दिया और कौवे को गांव का पता बताकर उसे भेज दिया। कौवा गांव पहुंचा। उसने उसके भाइयों को देखा और सामने जमीन पर उतरा। कौवे के गले में बंधे ताड़ के पत्र को देखकर उसके भाइयों ने उसे खोला और खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद तीनों भाइयों को
अपनी बहन का सारा हाल समाचार मिल गया तो उसने उसी पल कौवे के साथ चलने का निश्चय किया। तीनों भाई कौवे के साथ चलने लगे। जंगल में घुसते समय उन्हें एक भटका हुआ गधा मिला। छोटे भाई का बचपना अभी गया नहीं था, वह थोड़ा नादान था। उसने गधे को साथ ले लिया। भाइयों ने उसे समझाने का प्रयास किया पर वह जिद पर अड़ा रहा। आगे चलकर उन्हें एक काला चींटा दिखा। मंझले भाई ने उसे नारियल के खोपड़े में बंद करके साथ ले लिया। पास ही एक ताड़ का पेड़ जमीन पर पड़ा था। बड़े भाई ने उसे उठा लिया। चीते से लड़ाई में इसकी जरूरत पड़ सकती है, यह सोचकर उसे भी साथ ले लिया। सूरज सर पर चढ़ाया था। उन्हें कड़ाके की भूख लगी, सो वह एक तालाब पर रुके और उसका समूचा पानी पी गए। वे वहाँ से चलने को ही थे कि उन्हें एक धोबी की टंकी दिखी। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद वे बहन के पास पहुँच गए। बहन की आंखों में आंसू छलक आए। बोली, तुम्हें आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर चीता किसी भी क्षण वापस आ सकता है। तुम ऊपर दुछत्ती में छुप जाओ। जब वह खाना खाकर चले जाएगा तो हम आगे की बातों पर विचार करेंगे। तीनों भाई दुछत्ती में छुप गए। गधे, चीटे, ताड़ के तने और धोबी की टंकी को भी वह दुछत्ती में अपने साथ ले गए और छुपा दिया। चीते ने आते ही इधर उधर सूंघा और बोला, मुझे आदमी की गंध आ रही है। तो ब्राह्मण कन्या ने कहा, आदमी की गंध नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तुमने आदम जात से विवाह जो किया है। चीते ने कहा, तुम्हारी गंध मैं पहचानता हूँ, यह गंध वैसी नहीं है। वह भूखा था और पत्नी का बनाया ब्राह्मणों का भोजन खाना चाहता था। जैसे ही ब्राह्मण की कन्या ने उसके लिए केले के पत्ते पर भात परोसा, दुछत्ती में बैठे चंचल छोटे भाई ने कहा, मुझे पेशाब लगा है, मुझसे और रुका नहीं जाता। बड़े भाई ने कहा, जाओ कर लो, पर कोई आवाज़ मत करना। पेशाब की धार सीधे चीते की पत्तल पर गिरी। चीते ने पूछा, यह क्या है? पत्नी ने कहा, ओह, यह दुछत्ती में घी की हंडिया रखी थी, वह गिर गई होगी। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने फिर कहा, मुझे टट्टी लगी है, मैं क्या करूं? बड़े भाई ने कहा, ठीक है कर लो, और छोटे भाई ने कर दी। वह सीधे चीते के पत्तल पर गिरी। चीता गुर्राया, यह क्या है, टट्टी लगती है। पत्नी ने कहा, खाना खाते समय गंदी बातें मत करो, मैंने मसूर की खिचड़ी दुछत्ती में रखी थी, यह बिल्ली या चूहों की करतूत होगी। नीचे गिरा दिया। चीता सब चाट कर खा गया। सोचा यह छौंकी हुई मसालेदार खिचड़ी होगी। सहसा उसने दुछत्ती से जोरदार आवाज़ सुनी, चीते तुम्हारा अंत आ गया है, मैं तुम्हारा साला यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। चीता भौचक्का रह गया। ऊपर देखते हुए बोला, तुम कहाँ हो? बड़े भाई ने कहा, यहाँ ऊपर, मेरी दहाड़ सुनो। तभी छोटे भाई ने गधे के पीछे चींटे डाल दिए। चींटे ने अंदर नाजुक स्थान पर काटा तो गधा सप्तम सुर में ढेचू ढेचू करने लगा। चीता का होश उड़ गया। चीता ने कहा, यह तुम्हारी आवाज़ है, मुझे अपना पैर दिखाओ तो। बड़े भाई ने ताड़ का तना नीचे लटका दिया। चीते ने कहा, क्या इतना बड़ा? चीते के भाई का फायदा उठाते हुए मंझले भाई ने कहा, अब मेरा पेट देखो, तुम पूरे के पूरे इसमें समा सकते हो। कहते हुए उसने धोबी की टंकी दिखाई। ऐसी भयंकर आवाज़, इतना बड़ा पैर, इतना मोटा पेट, बाप रे। कहते हुए चीता जान बचाकर भागा। अब तक रात हो गई थी। चीते का डर दूर होने से पहले ही वह वहाँ से चले जाना चाहते थे। सो जो कुछ खाना बचा था खा पी कर वो लोग जाने की तैयारी करने लगे। चीता सावक नींद में सो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया। टुकड़ों को भट्टी के ऊपर लटकाया और भट्टी पर तवा रख दिया। फिर चारों भाई बहन वहाँ से रफू चक्कर हो गए। चलते समय बहन ने सामने का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया और पिछले दरवाजे से बाहर आ गई। वध किए गए सावक के टुकड़ों से टपकता खून भट्टी पर रखे तवे पर गिरता सो सूछन की आवाज़ होती रहती। आधी रात को चीता दबे पांव लौटा तो उसने देखा कि सामने का दरवाज़ा बंद है और भीतर से सूछन की आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि पत्नी चीले बना रही है, तो दरवाज़ा बंद करके, तुम भाइयों के लिए चीले बना रही हो, अभी देखता हूँ। वह बुदबुदाया और बिना आहट किए घर के पीछे से वह अंदर गया। अंदर जाकर देखता है कि उसके लाडले सावक के 2 टुकड़े भट्टी के ऊपर लटके हैं। पत्नी भाग गई है और कीमती सामान गायब है। हार, झुमके, अंगूठियाँ और रेशम के तमाम चीज़ें जो उसने राहगीरों को मार मार करके इकट्ठी की थी। बेटे की मौत का
उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसका कलेजा टूक टूक हो गया। पत्नी के विश्वासघात से उसका खून खौल उठा। उसने कसम खाई कि ब्राह्मण की बेटी को वह पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर कैसे? उसी जादुई युक्ति से उसने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और ससुराल चल पड़ा। उसकी पत्नी और सालों ने उसे दूर से ही देख लिया और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। बूढ़े सास ससुर ने द्वार पर उसकी अगवानी की। साले भी उसकी दावत के लिए चावल, सब्जियां, सीरा वगैरह जुटाने की सेवा करने लगे। उन्हें अपनी खातिरदारी में जुटा देखकर वह फूला नहीं समाया। उसे एक भी साला नजर नहीं आया जो भीमकाय हो और जिसकी आवाज़ डरावनी हो। घर में सब इकहरे बदन के थे और उनकी आवाज़ भी मीठी थी। इसी बीच बड़े साले ने घर के पीछे बेकार पड़े कुएं को टहनियों से और घास फूस से ढक दिया और उस पर रेशमी दरी बिछा दी। रिवाज के मुताबिक मालिश और स्नान के लिए सालों ने जीजा जी से रेशमी दरी पर बिराजने का निवेदन किया। उसके बैठते ही दरी घास फूस और टहनियों समेत भयंकर आवाज के साथ कुएं में गिर गई। तीनों भाइयों ने अधेड़ कुएं को पत्थरों, कचरे और मिट्टी से भर दिया। इस तरह दुष्ट चीते का अंत हुआ और यह कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल रह गया कि ब्राह्मण कन्या को उस चीते शावक को मारना जरूरी था क्या? उसे नहीं मारती तो भी तो काम चल जाता। चीते शावक को उसके पिता के साथ ही छोड़कर वह वहाँ से भाग निकलती। मेरी राय है कि उसे मारना नहीं चाहिए था। आपकी अपनी राय क्या है? ज़रूर बताइएगा। और कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।